हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आरके क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम काफ़ी अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पराविद्युतांक, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और अध्यारोपण का सिद्धांत। हमारे फिजिक्स में अच्छे टॉपिक हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से आरके क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पराविद्युतांक। पराविद्युतांक को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इम्पोर्टेंट हैं और ये हमें अच्छे से क्लियर करना है। देखिए पराविद्युतांक क्या होता है। कल के लेक्चर में हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा था। तो कूलाम के नियम में कूलाम ने यह देखा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। अब कूलाम ने देखा कि जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात होता है, वायु या निर्वात होता है, तब वायु या निर्वात की उपस्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल मैक्सिमम होता है, अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा बल लगेगा। अब अगर हम इसमें इन दोनों के मध्य कुचालक पदार्थ भर देते हैं, दोनों आवेशों के मध्य, तो जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसका मान कुछ कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। और इन दोनों के मध्य अगर हम कोई चालक पदार्थ भर देते हैं तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। चालक पदार्थ की उपस्थिति में बल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे माध्यम चेंज कर रहे हैं तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस आधार पर कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अब जैसे ही हम वायु या निर्वात की जगह कोई कुचालक माध्यम भरते हैं तो विद्युत बल का मान कुछ कम हो जाता है। वो विद्युत बल का मान जितने गुना कम हो जाता है उसे हम कहते हैं पराविद्युतांक। क्लियर कीजिएगा, जितने गुना बल का मान कम हो जाएगा उस मान को हम कहेंगे पराविद्युतांक। मैं आपको एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लो बच्चों इस वायु या निर्वात की उपस्थिति में 20 न्यूटन बल लग रहा था, हम मान लेते हैं। और कुचालक पदार्थ की उपस्थिति में चूंकि बल का मान कम हो जाता है तो मान लीजिए 10 न्यूटन बल लग रहा था। अब ये कितने गुना कम हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 गुना कम हो गया। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि कुचालक माध्यम की उपस्थिति में बल का मान 2 गुना कम हो गया। तो इस 2 को हम कहेंगे पराविद्युतांक। इसे हम कहते हैं पराविद्युतांक। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे कि देखिए वायु या निर्वात की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल वायु या निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है उसे हम माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। इस पराविद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट पराविद्युतता भी कहते हैं। इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतता भी कहते हैं। कैसे हम निकालेंगे इसे, तो आप देखिएगा पराविद्युतांक, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे एप्सिलॉन आर से भी हम इसे प्रतिष्ठित करते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा, ये बल हमें ऊपर रखना है और ये बल हमें नीचे रखना है।
तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल हम ऊपर रखेंगे, वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला वैद्युत बल। तो ये लेंगे हम उपस्थिति में लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, अपॉन, अब जो माध्यम आपने भरा था उसमें लगने वाले बल को हम यहां लेंगे। तो देखिए माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला वैद्युत बल, इसको हम नीचे रखेंगे। अब हम देखते हैं, तो इसे हम के या एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, के या एप्सिलॉन आर। और कल हमने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वायु या निर्वात में जो बल लगता है उसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यही वैल्यू बल जब हम माध्यम में रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m कर देंगे उस माध्यम की विद्युतशीलता। यानी माध्यम के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई Q1 Q2, एप्सिलॉन 0 की जगह माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी एप्सिलॉन m n r स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन r इक्वल्स टू, हम इनको 1/4 पाई कैंसिल कर देंगे, Q1 Q2 आर स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एप्सिलॉन m ऊपर ले लेंगे हम और अपॉन में क्या रह जाएगा एप्सिलॉन 0। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया पराविद्युतांक का, आपेक्षिक विद्युतशीलता का या विशिष्ट पराविद्युतता का एक फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से हम एप्सिलॉन m भी निकाल सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन m निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन m, इसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। और बच्चों ये जो पराविद्युतांक होता है ये प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम आप उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ माध्यम और यहाँ पर हम उसका पराविद्युतांक ले लेते हैं। सभी पदार्थों के लिए पराविद्युतांक का मान अलग अलग होता है। तो देखिए हवा के लिए अगर हम बात करते हैं एयर 1.0, इसका होगा 1.00059, लगभग हम कह सकते हैं 1 के आसपास। अब हम बात करते हैं कांच का। तो बच्चों कांच का पराविद्युतांक होता है 5 से 10 के बीच में, इसके आसपास। तो और हम देखते हैं तो अभ्रक का होता है बच्चों 3 से 6। अभ्रक का पराविद्युतांक हम याद रखेंगे 3 से 6। सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स पदार्थों के हम आपको यहाँ बताएंगे। इसके बाद सुचालक पदार्थ अगर हैं कोई, सुचालक समझते होंगे आप लोग, चालक पदार्थ, इनका इन्फिनिटी होता है ना, इनका होता है अनंत, इनका अनंत होता है। तो और अगर हम देखें तो जैसे रबर का 7, ग्लिसरीन का 42, रबर का होगा 7, ग्लिसरीन इसका होता है लगभग 42.5 के आसपास। तो कुछ पदार्थों के पराविद्युतांक हमें याद रखने हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कूलाम्ब्स लॉ की। अब हम बात करने वाले हैं कूलाम्ब के नियम का सदिश निरूपण। देखिएगा
कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम ये देखेंगे कि हम कूलाम के नियम को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं सदिश रूप में। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई आवेश है Q1 मेरे पास कोई आवेश है और कुछ दूरी पर मेरे पास आवेश है Q2। यहाँ पर हम मूल बिंदु O मान लेते हैं और इस Q1 आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 वेक्टर मान लेते हैं। इस Q2 आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश R2 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों, देखिए ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में। अगर आकर्षण बल लगाएंगे तब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, प्रतिकर्षण बल लगेंगे तब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मान लीजिए ये Q2 आवेश इस पहले वाले Q1 आवेश पर बल लगाता है, इसे मान लेते हैं F12 वेक्टर, और Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर बल लगाता है, इसे मान लेते हैं F21 वेक्टर। तो देखो बच्चों, दोनों आवेशों के बल की दिशा अपोजिट है, ये सदैव अपोजिट रहती है, और इन दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन हम मान लेते हैं R। इस आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हम मान लेते हैं R21 वेक्टर, और ये हम कैसे निकालेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये मैंने लिख दिया है R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हम स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हम Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालते हैं। निकाल कर देखते हैं, Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, तो R21 वेक्टर अगर हम इसे मॉडुलस फॉर्म में निकालें, परिमाण की फॉर्म में, तो मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं इस विस्थापन सदिश को। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए Q2, पहले हम Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल निकालते हैं। तो मैंने लिखा Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो जो Q2 आवेश पर लगेगा वो F21 वेक्टर लगेगा। बल का फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो R डिस्टेंस है वो दोनों आवेशों के मध्य का हम विस्थापन लेंगे R21 वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन चूंकि इस डायरेक्शन में है तो ये दिशा लेंगे हम R21 कैप। ये एकांक सदिश होता है जो इस F21 वेक्टर इस बल की दिशा में है, एकांक सदिश। तो अब हम देखिए, अगर हम ये एकांक सदिश है, इसका परिमाण एक इकाई होगा, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू, अब हम देखिए क्या करेंगे, इसे मॉडल फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉडुलस फॉर्म में परिमाण में लेना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए यह आपको समझना है R21 कैप ये एकांक सदिश है,
इसका परिमाण इकाई हो जाएगा, तो हम छोड़ भी सकते हैं। अब R21 वेक्टर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा R21 वेक्टर, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर पहले ही हैं, तो ये पावर हो जाएगी 3, तो मॉड ऑफ R21 वेक्टर की पावर 3, इसकी पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं बात करके। ये हमारे पास बल आया है, Q2 आवेश पर लगने वाला बल। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। अब आप देखिएगा हमारे पास R21 वेक्टर मॉडुलस है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और क्यूब हम पावर लगाएंगे 3, और R21 वेक्टर इसकी भी वैल्यू हम रख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास बल आया है Q2 आवेश पर लगने वाला बल। अब आपने Q2 आवेश पर लगने वाला बल निकाला, इसी प्रकार से हम Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश के पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो देखिए Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए F21 इस पर बल लग रहा है F12, ये F12, तो आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि 21 का क्या हो गया 12, तो हम लोग यहाँ पर 21 का क्या कर सकते हैं 12 कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडुलस फॉर्म में है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 12 को अगर हम 21 करेंगे, क्योंकि परिमाण मॉडुलस फॉर्म में है, तो इसमें माइनस का चिन्ह का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सभी राशियां मॉडुलस में धनात्मक होती है। तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2, मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सभी मान धनात्मक होते हैं, तो इसमें हम यही रखेंगे R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब मॉडुलस, और यहाँ पर हम R2 माइनस R1 वेक्टर को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका सदिश निरूपण, इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है ये। अब देखिए कुछ और आगे हम बात करते हैं, तो एक इधर देख लेते हैं हम। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट वैल्यू में देखनी है, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हमें एक बात समझनी है, देखिएगा हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अगर हम इसको यूँ कर दें, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर दें, तो माइनस आगे आ जाएगा, यानी हम आगे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस लगा देंगे, अगर हम माइनस लगाएंगे आगे तो ये अपोजिट हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए F वेक्टर 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब आप देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हमारे पास, ये पावर 3 हम लगाएंगे, तो ये टोटली वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, F21 वेक्टर बन गई। तो यहाँ हम पुट कर देंगे F21 वेक्टर। ठीक है, इससे हमें एक नई जानकारी मिलती है, तो इससे हमें एक नई जानकारी मिली, हमें नई जानकारी ये मिली कि दोनों आवेश जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, उन बलों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा
विपरीत है, डायरेक्शन अपोजिट है, परिमाण समान है। यानी दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बलों का परिमाण समान होता है, केवल उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, दिशा अपोजिट होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा न्यूटन ने नियम दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसने भी यही कहा था कि प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये नियम भी उसी नियम का पालन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फिजिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल है। तो आगे बात करते हैं अब हम। अब हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करेंगे। हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए ये सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत कहता है कि अनेक आवेशों की उपस्थिति में, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे आवेश हैं, अलग अलग Q1, Q2, Q3, अलग अलग मेरे पास काफ़ी आवेश हैं। तो अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो देखिए सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, सभी आवेश अलग अलग बल लगाएंगे। तो किसी एक आवेश, सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब किसी एक आवेश पर हमें बल निकालना है, तो उस एक आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का योग करना पड़ेगा। यानी ये सिद्धांत कहता है कि अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान उस पर सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब एक आवेश, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल हम निकालेंगे, तो उस पर सभी आवेशों द्वारा जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का हम सदिश योग कर देंगे, सभी बलों को हम जोड़ देंगे, तो हमें कुल परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे हम समझ के देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मान लो हमारे पास ये कोई निर्देश तंत्र है, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये हमारी जेड अक्ष है। ये हम मूल बिंदु मान लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास n कणों के निकाय का, n कणों का कोई निकाय है, मतलब उसमें n आवेशों का एक समूह है, n आवेश उसमें उपस्थित हैं। तो मैंने ये Q1 आवेश मान लिया है, एक मैंने Q2 आवेश मान लिया है, और एक मैंने Qn आवेश मान लिया है। मेरे पास काफ़ी आवेश है, मान लीजिए एक आवेशों का एक समूह है, और आवेश मैंने माने हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn मैंने आवेश माने हैं। अब इस मूल बिंदु से पहले आवेश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर मान लेते हैं, और मूल बिंदु से दूसरे आवेश का स्थिति सदिश R2 वेक्टर मान लेते हैं। इसी प्रकार n वाले आवेश का स्थिति सदिश Rn वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, Rn वेक्टर हमने मान लिया। अब मान लीजिए या कहीं पर मैंने परिणामी आवेश रख देता हूं, मैंने यहां पर एक परिणामी आवेश रख दिया, एक आवेश रख दिया Q0। अब Q0 हमने आवेश यहां रखा, तो ये सभी आवेश
इस आवेश पर बल लगाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये बल लगाएंगे ये हम समझते हैं। तो देखिएगा Q1 आवेश Q0 आवेश पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस बल को हम मान लेंगे F0 और 1 के मध्य लग रहा है F01 वेक्टर, और Q2 आवेश Q0 आवेश पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में F02 वेक्टर। इसी प्रकार Qn आवेश इस Q0 आवेश पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में F0n वेक्टर, ठीक है। तो इस Q0 आवेश पर अलग अलग बल लगे हैं, जैसे F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F0n वेक्टर, इस तरह से अलग अलग बल लगे हैं Q0 आवेश पर, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का हमारे पास सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत कहता है कि Q0 आवेश पर, Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, हम इस Q0 आवेश पर जो परिणामी बल लग रहा है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो F वेक्टर, हमें कुल परिणामी बल निकालना है, तो इस पर लगने वाले सभी बलों का योग करना पड़ेगा, यानी F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर डॉट डॉट F01n वेक्टर। ये सिद्धांत ये कहता है कि Q0 आवेश पर लगने वाले सभी बलों का हम योग करेंगे तो हमें कुल परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। अब वैसे F01 वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? F01 0 और 1 के मध्य लगने वाला बल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये हम निकालेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन में R स्क्वायर। तो R ये डिस्टेंस है हमारे पास 0 और 1 के बीच में, इसका स्थिति सदिश हम लोग R0 वेक्टर मान लेंगे, इसका स्थिति सदिश। तो ये निकलेगा हमारे पास R01 वेक्टर, और डायरेक्शन हम लगा देंगे R01 कैप। तो बच्चों ये 01 कैप एकांक सदिश है जो दिशा को बताता है, इस बल की दिशा को बताएगा। इसी प्रकार F02 वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 0 Q2 Q0 R वेक्टर 01 की जगह हम 02 कर देंगे और हमें 1 की जगह 2 करना है। तो ये मैंने 1 की जगह 2 कर दिया है। इसी प्रकार डॉट 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 F3 F03 F4 हम निकालेंगे। तो लास्ट में F0n हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। 1 की जगह हमने 2 किया, अब हम 2 की जगह n कर देंगे। तो Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर डॉट R0n कैप, ठीक है। अब F01 F02 F03 F0n ये पूरी वैल्यू हम इस अध्यारोपण के सिद्धांत में रख देते हैं, इसमें रखते हैं। और तो देखिए क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत हम दोबारा लगाते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो देखिए F वेक्टर इक्वल्स टू F01, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर डॉट R01 कैप प्लस, अब हमारे पास F02 है
F02 की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे। तो देखिए 1/4 एप्सिलॉन 0 R02 वेक्टर Q2 Q0 R02 कैप। इसी प्रकार Fn की वैल्यू हम पुट करेंगे डॉट 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 1/4 एप्सिलॉन 0 R0n वेक्टर डॉट R0n कैप Qn Q0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा इधर, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, F वेक्टर इक्वल्स टू, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले लेंगे और इस हमारे पास Q0 भी कॉमन आ रहा है, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 हम कॉमन लेंगे और Q0 भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा Q1/R01 Q1/R01 वेक्टर डॉट R01 कैप। और बच्चों 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, Q0 कॉमन आ गया, तो इसमें बचेगा Q2/R02 Q2/R02 वेक्टर डॉट R02 कैप डॉट 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 Qn/R0n वेक्टर डॉट R वेक्टर 0n कैप। ठीक है, अब हम F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q। अब देखिए इन सभी का योग हो रहा है, और जब सभी का हम योग करते हैं तो एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो हम सिग्मा का प्रयोग कर सकते हैं, समीशन। हम लोग समीशन का प्रयोग करते हैं और आप देखिए Q/R ये वैल्यू हमारे पास सब जगह आ रही है, Q सब में आ रहा है, R0 वेक्टर तो सब में आ रहा है, R0 कैप भी सब में आ रहा है। तो अब आप गौर से देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ 2 2 आ रहा है और यहाँ NN आ रहा है, तो इन संख्याओं को हम I मान लेते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 की जगह हम I लगाएंगे, I। इस 1 1 को मैंने I मान लिया तो मैंने इसकी जगह I रख दिया। अब I की वैल्यू देखिए, तो आप देखिए I की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से, फिनिश कहाँ पे हो रही है, N पर। तो यहाँ हम लिख देंगे I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू N। इसका मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू 1 से लेकर N तक शुरू हो रही है। तो ये हम पढ़ रहे हैं अध्यारोपण।